अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज का हमारा जो पेपर ऑफ डिस्कशन है ये मैंने आपके सामने खोला हुआ है। दिस इज़ पेपर टू, मई जून 2024। पेपर टू वन है हमारे सामने। जो पेपर टू है इसका नाम बिजनेस कॉन्सेप्ट्स पेपर टू ही होता है। और पेपर टू की जो एएस लेवल में हमारे पास टाइम ड्यूरेशन है 1 और 30 मिनट्स है। दो केस स्टडीज़ हमसे टेस्ट होती हैं, दोनों केस स्टडीज़ इसी 1 और 30 मिनट्स के टाइम ड्यूरेशन में हमने अटेम्प्ट करनी होती है। तो नाम इसका जैसे कि मैंने बताया कि बिजनेस कॉन्सेप्ट्स टू, पेपर वन का नाम बिजनेस कॉन्सेप्ट्स वन होता है और पेपर टू का नाम बिजनेस कॉन्सेप्ट्स पेपर टू होता है। अच्छा, ये जो पेपर हमारे सामने है, दिस इज समीराज वाइट बोर्ड SW के नाम से केस स्टडी है। हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। हमें पता चलता है कि समीरा लेफ्ट द स्कूल एट द एज ऑफ 18 इन कंट्री एच। शी हैड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सेविंग्स एंड आइडिया टू क्रिएट अ फ्लेक्सिबल, रिमूवेबल एंड रीयूजेबल वाइट बोर्ड्स। तो ये उसने बनाने की कोशिश की है, ये वो बेचेगी। फ्लेक्सिबल होंगे उसके वाइट बोर्ड्स, रिमूवेबल होंगे। समीरा क्रिएटेड प्रोटोटाइप एंड रिसीव्ड अ स्मॉल ऑर्डर फ्रॉम द लोकल रिटेलर्स। तो प्रोटोटाइप हमें पता होना चाहिए, फर्स्ट एवर प्रोडक्ट होती है जब हम बनाते हैं, जब हम बिजनेस लॉन्च करते हैं या कोई नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो हमने जो नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाई है उसके हमने प्रोटोटाइप्स बनाए और फिर कुछ को कुछ बेसिक से ऑर्डर पे मिल गया। A local manufacturer batch produces stock when required. Okay. And this is a 2 week. There is a 2 week lead time. Lead time हमें पता है वो टाइम होता है जब हम स्टॉक ऑर्डर करते हैं और जब हम हमारे वेयर हाउस तक पहुंचता है, डिलीवर होता है। 500 यूनिट्स का जो लीड टाइम है वो 2 वीक्स का हमें मिला है। समीरा स्टार्टेड टू सेल वाइट बोर्ड्स ऑन हर वेबसाइट एंड ट्रेड शोज। ये उसने यहाँ पे वेबसाइट भी बनाई, इसका मतलब ऑनलाइन रिटेलर का काम भी करती है और ट्रेड शोज एग्जीबिशंस पे जाके भी वो वाइट बोर्ड जो है उसको बेचने की कोशिश कर रही है। शी हैज़ बीन ट्रेडिंग फॉर 7 months. She has good cash flows but little working capital as production cost is high. कैश फ्लो उसका अच्छा है लेकिन वर्किंग कैपिटल उसके पास कम है, इसका मतलब है इन्वेंट्री थोड़ी कम होगी उसके पास और प्रोडक्शन कॉस्ट भी उसकी रिलेटिवली हायर है। Samira has heard OS, a large business that sells office equipment, is planning to sell their own version of Samira's whiteboards. She is keen to increase the production quickly to take the advantage of being first to the market. However, Samira manufacturer cannot supply enough products to meet the growth in the potential demand for whiteboards. ये भी मसला है, सप्लाई चेन का भी उसके साथ थोड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ ये जो इन्वेंट्री कंट्रोल चार्ट हमें गिवन है, इस इन्वेंट्री कंट्रोल चार्ट को हम कैसे यूज़ करेंगे वो भी सीख लेते हैं। अगर हमें याद हो तो क्लासरूम में हमने पढ़ रखा है। ये हमारी मैक्सिमम इन्वेंट्री है, ये ज़ीरो लेवल ऑफ इन्वेंट्री है, ये बफर इन्वेंट्री है हमारी, ये जो मिनिमम स्टॉक लेवल हम अपने पास कीप करना चाहते हैं, ये रीऑर्डर लेवल है हमारे पास, इसमें हम नया स्टॉक ऑर्डर करते हैं। और ये जो इन दोनों का टाइम का डिफरेंस है वो लीड टाइम है, जिसके बारे में भी हमने पढ़ा अभी कि वो 2 वीक्स है। Lara, the venture capital with the experience of manufacturing, has approached Samira about making an investment. वेंचर कैपिटलिस्ट है, हमें वेंचर कैपिटलिस्ट का नॉलेज होना चाहिए इस केस स्टडी को अटेम्प्ट करते हुए। और शी वुड इन्वेस्ट $100,000 टू बिल्ड अ लोकल मैस प्रोडक्शन का भी पता होना चाहिए। फैसिलिटी फॉर SW, द फैसिलिटी वुड हैव मैक्सिमम आउटपुट ऑफ 50,000 पर मंथ। लॉरा वांट्स टू ओन 40% ऑफ द बिजनेस। हमें पता है कि जब वेंचर कैपिटलिस्ट बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो मेजॉरिटी ऑफ स्टेक भी ले लेते हैं। यहाँ भी हमें पता चल रहा है कि 40% ऑफ स्टेक वो ले रहे हैं। आइडेंटिफाई वन ट्रेडिशनल मैनेजर फंक्शन ऑफ द मैनेजर। पहला सवाल हमसे टेस्ट हुआ, नॉलेज के मार्क्स होते हैं खाली इस सवाल में। वन फंक्शन ऑफ मैनेजर उसने पूछा है हमसे, वन ट्रेडिशनल फंक्शन ऑफ मैनेजर, तो एक ही हमें बताएंगे। ट्रेडिशनल फंक्शंस के बारे में हमें पता है कि वो क्या होते हैं, तो वो एक फंक्शन हम उसका बता देंगे। एक से ज़्यादा हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमसे उसके कोई मार्क्स जो हैं वो टेस्ट हो रहे हैं। तो हम कहेंगे प्लानिंग फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया, तो इस प्लानिंग को लिखने से हमें एक नंबर जो है वो अपना मिल जाएगा। कोऑर्डिनेशन फॉर एग्जांपल हम लिख देंगे, कम्युनिकेशन फॉर एग्जांपल लिख देंगे, तो एक फंक्शन हम लिख देंगे और उससे एक नंबर हमें मिल जाएगा। उसके बाद अगला जो सवाल हमसे टेस्ट हुआ है वो ये है कि एक्सप्लेन द टर्म वर्किंग कैपिटल। अब ये नॉलेज और एप्लीकेशन दोनों इस सवाल में टेस्ट होंगे, एक नंबर नॉलेज का है, 2 नंबर एप्लीकेशन के हैं। तो हम वर्किंग कैपिटल को डिफाइन करेंगे कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है और हम बताएंगे वर्किंग कैपिटल वो फाइनेंस है जो यूज होता है डे टू डे एक्सपेंडिचर्स के लिए। तो हमने कहा फाइनेंस यूज्ड फॉर डे टू डे एक्सपेंडिचर। तो ये हमने लिख दिया और फिर हमने केस स्टडी से रिलेट करना है, एप्लीकेशन हमने देनी है। और एप्लीकेशन जो है वो हम प्रेफरेबली हमने हमेशा कोशिश करनी है P2 के सवाल करते वक्त केस स्टडी से ही हम लें।
तो यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन में दे देंगे। फॉर एग्जांपल जो वर्किंग कैपिटल है वो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ होते हैं, और इसका जो वर्किंग कैपिटल है, यहाँ हमने केस स्टडी से पढ़ा भी था, हम लिख देंगे कि इसके पास कैश तो रिलेटिवली है ज़्यादा, लेकिन जो वर्किंग कैश फ्लो तो अच्छा है, लेकिन वर्किंग कैपिटल फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री वगैरह इसके पास रिलेटिवली कम है। तो अगर हम ये लिख देंगे तो फिर ही हमें एप्लीकेशन के मार्क्स मिल सकेंगे, जो कि P2 में हमें केस स्टडी से लिखने से ही मार्क्स मिलते हैं। ओके जी। तो जो रेफरेंस है केस स्टडी से दें प्रेफरेबली, तो फिर आपको अच्छे मार्क्स मिल सकेंगे, वरना आपको पूरे जो 3 नंबर है आपके लिए लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। एप्लीकेशन के 2 नंबर आपको पता है कि केस स्टडी से बिलोंग करने से मिलेंगे। अगला जो सवाल हमसे टेस्ट हुआ है वो ये है कि रेफर टू फिगर 1.1, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वाइट बोर्ड्स सोल्ड बिटवीन जनवरी एंड जुलाई। ये अब हमें देखना है यहाँ कि ये हमें गिवन है और हमने टोटल नंबर ऑफ सेल्स निकालनी है। उसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे, जो जनरली हमने पढ़ नहीं रखा लेकिन अभी अभी हमने डेवलप किया है, कि सेल्स देखें हमारे पास मैक्सिमम इन्वेंट्री भी है और मिनिमम इन्वेंट्री भी है। तो उनका जो हम डिफरेंस है मैक्सिमम और मिनिमम का अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारे पास जो सेल्स हैं फॉर ऑल दोज मंथ्स, जो उसने जनवरी से लेके फरवरी तक, जनवरी से लेके जुलाई तक उसने पूछी हैं, वो फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो फार्मूला हम लिखेंगे, सेल्स हमारे पास हैं मैक्सिमम इन्वेंट्री जो उस सारे महीनों में उसके पास रही, मैक्सिमम इन्वेंट्री, और माइनस मिनिमम इन्वेंट्री जो उन सारे महीनों में उसके पास रही। इसको यूज करके हम जो है वो अपनी सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फार्मूला हमने कभी पढ़ा नहीं है, अभी हमने यहाँ पे डेवलप किया, और हमने कहा जितने मैक्सिमम उसके पास रहे और जितने मिनिमम रहे उसका डिफरेंस जो है वो सेल्स निकल आएगी। मैक्सिमम इन्वेंट्री हमारे पास जुलाई और उन सब महीनों की अगर हम देखें, तो जनवरी से लेके हमारे पास जो जुलाई तक की मैक्सिमम इन्वेंट्री है, वही मैं ब्लैक से निशान लगा रहा हूँ, ये है, ये है, ये है और ये है। इसको हम देख लेते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे 800 है, 800 है हमारे पास मैक्सिमम इन्वेंट्री। फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो 600 है हमारे पास मैक्सिमम इन्वेंट्री। यहाँ पे हम देखें तो 700 है हमारे पास मैक्सिमम इन्वेंट्री। और यहाँ पे हम देखें तो 500 है हमारे पास मैक्सिमम इन्वेंट्री। तो पहले हम सबको ऐड कर लेते हैं, 800 प्लस 600 प्लस 700 प्लस 500, द आंसर इज 2600। उसके बाद हम जो मिनिमम इन्वेंट्री लेवल है वो मैं ब्लू से अब उसको कर लेता हूँ, वो भी हम ज़रा टोटल कर लेते हैं। ये एक सबसे पहला मिनिमम इन्वेंट्री लेवल है 100 यूनिट्स वाला हमारे पास, ठीक है जी। और उसके बाद एक और मिनिमम लेवल है हमारे पास ये वाला, दैट इज 200। एक और मिनिमम लेवल इन्वेंट्री है हमारे पास, वो 0 है। और एक और मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री ये भी हमारे पास है, दैट इज 400। तो इनको हम ऐड कर लेते हैं ज़रा मिनिमम इन्वेंट्री को। ये जो ब्लू से हमने निशान लगाए, 100 प्लस 200 प्लस 0 और प्लस ये वाला जो था दैट इज 400। तो इनको हम ऐड कर लेते हैं। ये जब हम इसको ऐड करते हैं तो दैट इज 700 यूनिट्स। अब इन दोनों को हम इस फार्मूला में पुट करेंगे, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो ये हमारे पास 2600 माइनस 700, हमारे पास 1900 यूनिट्स की सेल्स आ जाएंगी। ये जो 1900 यूनिट्स है, ये उसने 3 नंबर के लिए हमसे पूछा था। इस ग्राफ की हेल्प से हमने उसको कैलकुलेट करना सीख लिया कि ये हमारा जो सेल्स है वो मैक्सिमम माइनस इन्वेंट्री से हमने निकाल लिया। अगला जो क्वेश्चन हमसे टेस्ट हुआ है वो ये है कि एक्सप्लेन वन कॉस्ट फॉर SW ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री। अगर आप देखें आप, तो एक्सप्लेन वन कॉस्ट, तो एक ही हमने लिखनी है, एक से ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर SW ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री होल्ड करने की कौन सी, ज़ाहिर स्टोरेज कॉस्ट होती है, हमें पता है। तो ये नॉलेज में हम शो करेंगे, और 2 नंबर एप्लीकेशन के हैं जो हम केस स्टडी से रिलेट कर देंगे। मिसाल के तौर पे हमने लिखा कि इसको वेयर हाउस लेना पड़ेगा, और वो वेयर हाउस जो कि जिसमें ये अपने वाइट बोर्ड्स का जो मटेरियल है वो सेव कर सकेगी, और उसका रेंट इसको देना पड़ेगा, जिसकी वजह जो इसके लिए क्या है कॉस्ट है। या हम कहेंगे कि इसको एम्प्लॉयज़ वहाँ पे जो स्टोरेज को हैंडल करने वाले जो इसके जो हैं वो फ्लेक्सिबल रिमूवेबल रीयूजेबल जो वाइट बोर्ड्स हैं उसकी इन्वेंट्री को हैंडल कर सकें, तो वो वहाँ पर, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में ही लिखना पड़ेगा। हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे और भी बहुत से कॉन्टेक्स्ट है हमारे पास, जैसा कि हमें पता है कि उसका जो लीड टाइम है वो है फॉर 500 यूनिट्स, तो इन्वेंट्री के साथ हम 500 यूनिट्स का जो वर्ड है वो यूज़ कर सकते हैं। या यहाँ पे हमें पता है कि ये जो मैक्सिमम इन्वेंट्री हमारे पास रखती है वो 800 यूनिट्स है, तो जब हम कहेंगे कि उसको रेंट पे करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे 800 यूनिट्स का रेंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। और वो इस तरह से फिर हम साथ ही उसको
रिलेट कर देंगे केस स्टडी के साथ, तो तभी हमें रेस्ट ऑफ द जो मार्क्स हैं वो अपने आंसर से मिल सकेंगे। तो हमने कहा जी स्टोरेज कॉस्ट है, फिर हमने कहा जी स्टोरेज कॉस्ट उसको पे करनी पड़ेगी फॉर कीपिंग द 800 मैक्सिमम यूनिट्स इन इन्वेंट्री, और ये 800 यूनिट्स आर अपरेंट फ्रॉम द इन्वेंट्री कंट्रोल चार्ट फॉर जनवरी। ये इस तरह से हम अपनी एप्लीकेशन जो है वो कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला जो सवाल हमसे टेस्ट हुआ है वो ये है कि एनालाइज टू बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप। तो दो बैरियर्स एंटरप्रेन्योरशिप के उसने पूछे हैं। 8 नंबर की जो मार्क्स स्कीम होती है दैट इज 2 + 2 + 4 होती है। 2 मार्क्स फॉर नॉलेज, 2 फॉर एप्लीकेशन एंड 4 फॉर एनालिसिस हमसे टेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि दो बैरियर्स उसने हमसे पूछे, तो दो ही लिखने की ज़रूरत है। और वो जो कल मैं आपको बता रहा था द टेक्निक टू सॉल्व, वो आईसी की बेस पे ही करेंगे। हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसका कॉज बताएंगे, इम्पैक्ट बताएंगे और कॉन्सिक्वेंस बताएंगे, और हमारा जो एनालिसिस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये कैसे हम बताएंगे इम्पैक्ट कॉज, ये चीज़ों को ज़रा सीखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, नॉलेज हम अपना दे देंगे। उसके बाद दो जो बैरियर बताने, उससे हमें नॉलेज के हमारे 2 मार्क्स मिल जाएंगे कंप्लीट, बाय डिफाइनिंग द कॉन्सेप्ट एंड बाय टेलिंग द 2 बैरियर्स टू द एंटरप्रेन्योरशिप। जो दो बैरियर्स हम बताएंगे उससे हमें मार्क्स मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पे एक बैरियर हमने लिख दिया यहाँ पे कि जो कंपटीशन है वो एक बैरियर का रोल प्ले कर सकता है। ये हमने अपना नॉलेज का हाफ नॉलेज यहाँ से मार्क्स हम स्कोर कर लेंगे जब हम कोई एक जो फैक्टर है वो लिख देंगे। कंपटीशन लिख दिया, फिर उसको हम केस स्टडी से रिलेट करते हुए लिखेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पे हम देख भी रहे थे कि एक नया जो कंपेटिटर है वो मार्केट में एंटर होने की कोशिश कर रहा है। और वो जो कंपेटिटर है, समीरा हैज हर्ड दैट ओएस, यहाँ पे आपने पढ़ा भी था, अ लार्ज बिजनेस दैट सेल्स ऑफिस इक्विपमेंट इज प्लानिंग टू सेल देयर ओन वर्जन ऑफ समीराज व्हाइट बोर्ड। वो उस तरह के प्रोडक्ट को यहाँ कंपटीशन को रिलेट करते हुए लिखेंगे। हमने आइडेंटिफाई किया कि कंपटीशन एक फैक्टर है, उसका कॉज बताया, क्योंकि हमने बताएंगे कि जब कंपटीशन इंक्रीज होगा तो जो सारे कंज्यूमर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं जिनको ये बेचती है समीरा, वो उससे प्रोडक्ट्स लेने की कोशिश कर लेंगे। अगर वो लार्ज है और ज़्यादा अच्छी चीज़ें बनाता है तो स्पेसिफिकली, और अगर वो उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिली हैं तो तब भी उसकी तरफ मूव कर जाएंगे। और फिर उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि इसकी सेल्स कम हो जाएंगी, ये नया बिजनेस है और अर्ली ऑन फेल हो जाएगा। तो इसमें हमने आइडेंटिफाई किया कि कंपटीशन, कॉज बताया कि कंपेटिटर की वजह से हमारी सेल्स कम हो जाएंगी, इम्पैक्ट बताया कि जब हमारी सेल्स कम हो जाएंगी वो सारे लोग क्योंकि दूसरे कंपेटिटर की तरफ जा सकें तो हमारा नया बिजनेस है और वो फेलियर की तरफ चला जाएगा। और कॉन्सिक्वेंस बताया कि अर्ली ऑन फेल हो जाएगा और इसके जो पैसे बिजनेस के ऊपर लगे हैं वो ज़ाया हो जाएंगे, ये कॉन्सिक्वेंस है। तो चार चीज़ें ही आपने पूरी करनी है, आइडेंटिफाई, कॉज, इम्पैक्ट और कॉन्सिक्वेंस, आपका एनालिसिस पूरा हो जाएगा। लेकिन ये बात याद रखनी है, जो सुबह एक शॉर्ट भी मैंने अपलोड किया और इसमें मैंने बताया भी कि कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस का ही मार्क्स होते हैं। आपको केस स्टडी से रिलेट करके इसे लिखना है, खुद अपनी तरफ से चीज़ों को रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, एक हमने ये कंपटीशन बताया, दूसरा हम ये बता सकते हैं कि एक और रीज़न जिसकी वजह से जो बैरियर क्रिएट कर सकता है वो लैक ऑफ बिजनेस नॉलेज है फॉर एग्जांपल। तो अभी हम बताएंगे कि ये जो समीरा है इसने अपना कॉलेज से इसने छोड़ा है, अभी यही लिखा हुआ था ना, एज ऑफ 18, और हाँ जी, शी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ 18 और उसने बिजनेस शुरू किया। तो लैक ऑफ नॉलेज इसके पास होगा, बहुत एक्सपीरियंस नहीं होगा इसको बिजनेस करने का। रिलेट कर लेंगे कि ये जो वाइट बोर्ड फ्लेक्सिबल वगैरह बनाना चाह रही है इसके लिए बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए होगी, जो अगर ये एम्प्लॉयज़ हायर करेगी तो कॉस्टली पड़ेंगे, खुद बनाएगी तो शायद इसको बनाने आते नहीं होंगे। और उसका रिजल्ट निकलेगा कि ये बहुत ज़्यादा अपने टारगेट के मुताबिक फ्लेक्सिबल, रिमूवेबल, रीयूजेबल वाइट बोर्ड्स नहीं बना सकेगी। उसका रिजल्ट निकलेगा कि जो रिटेलर्स इससे बाय करते हैं, अगेन बार बार देखिए मैं कॉन्टेक्स्ट में लिख रहा हूँ, जो रिटेलर इससे बाय करते थे वो इससे नहीं कर सकेंगे। और उसका रिजल्ट निकलेगा कि बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकेगा। ये लैक ऑफ नॉलेज को आप मार्केटिंग के नॉलेज से भी रिलेट कर सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि वेबसाइट्स पे सेल करती है, अगर इसको सोशल मीडिया की एक्सपर्टीज नहीं है तो उसका भी रिजल्ट निकलेगा कि सोशल मीडिया पे अच्छी मार्केटिंग टेक्निक्स ये डेवलप नहीं कर सकेगी और वो उसका रिजल्ट निकलेगा कि फेल हो जाएगी। इसी तरह इसकी कस्टमर बेस भी स्मॉल है, ये भी एक बैरियर हो सकता है, उसको भी इसी तरह बिजनेस के साथ रिलेट करके आप लिख सकते हैं। तो 2 पॉइंट्स बच्चों आपने लिखने हैं, दो से ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों को ही इन द कॉन्टेक्स्ट आपने डेवलप करना है, दोनों पे ही आपने बातचीत करनी है। अगला जो सवाल है वो 12 नंबर का सवाल है। पहले तो 12 नंबर के सवाल की मार्क स्कीम देख लेते हैं, 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा प्लीज।
12 मार्क्स के क्वेश्चन को हम देखते हैं। 12 मार्क्स के क्वेश्चन जो हमसे टेस्ट हुआ है वो ये कि इवेल्युएट वेदर समीरा शुड एक्सेप्ट लाराज ऑफर टू इन्वेस्ट इनटू द वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल तो मैंने आपको जब ये केस स्टडी भी पढ़ रहे थे तो बताया भी था कि वेंचर कैपिटल का नॉलेज हमारे पास अगर ना हो तो फिर हम ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो वेंचर कैपिटल का नॉलेज भी हमारे पास होना चाहिए और उसके जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पता होंगे। अच्छा, एक बात आप लोग P2 अटेम्प्ट करते हुए नोट करेंगे कि P2 के जो क्वेश्चंस हैं वो रिलेटिवली सिंपल हैं 12 नंबर के एज कम्पेयर टू द P1 क्वेश्चंस। P1 के जो क्वेश्चंस हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसमें इवेल्युएट वेदर दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और इवेल्युएट द इम्पोर्टेंस और इस तरह। जबकि अगर आप ये P2 का ये सवाल भी जो हमारे सामने और क्लास में भी आप जो मेरे साथ अब सवाल कर रहे हैं तो उसमें देखें तो वो रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन होता है। जैसा कि इवेल्युएट वेदर समीरा शुड एक्सेप्ट द ऑफर, तो अगर आप गौर करें तो ये सिंपल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस का सवाल है कि अगर वो ऑफर एक्सेप्ट करेगी तो क्या होगा, फायदा क्या होगा और उसका नुकसान क्या होगा। इसी की बेस पे हमने सवाल को अटेम्प्ट कर लेना है। पहले 12 नंबर की जरा मार्क्स स्कीम देख लेते हैं, फिर इस पे बात करते हैं कि इसमें क्या चीजें हम लिख सकते हैं। तो अगर हम 12 नंबर की मार्क्स स्कीम देखें तो दैट इज बेस्ड ऑन 2 + 2 + 2 + 6। 2 फॉर नॉलेज है, 2 फॉर एप्लीकेशन है, 2 फॉर एनालिसिस है और 6 फॉर द इवेल्युएशन है। तो ज्यादातर जो हमारा सवाल बेस्ड होता है 6 मार्क्स, हाफ ऑफ द मार्क्स ऑफ दिस क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन इवेल्युएशन। तो सबसे पहले हम वेंचर कैपिटल को डिफाइन करेंगे और हम कहेंगे कि वेंचर कैपिटल इज अ सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंस वेयर स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इनटू द बिजनेस। तो ये और करते हैं और उसकी वजह से बिजनेस को क्विकली फाइनेंस मिल जाता है। और वो अब एडवांटेज की तरफ आएंगे सबसे पहले और हम लिखेंगे कि इसको वेंचर कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करने से, इसको वेंचर कैपिटल लेने से क्या एडवांटेज जो है वो मिल सकता है। तो सबसे पहले तो ये है कि ये जो वेंचर कैपिटल हमें पता है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टर देते हैं, तो वो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टर जो है वो एडवाइस भी प्रोवाइड करते हैं। अब हम इसको रिलेट भी कर सकते हैं, हम कहेंगे कि जब वो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टर लारा जब इन्वेस्ट करेगी तो इसको वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट के ऊपर एडवाइस भी देगी। अभी देखिए, मैं ये भी तो कह सकता था कि खाली एडवाइस देगी, लेकिन मैंने कहा कि वर्किंग कैपिटल की एडवाइस देगी क्योंकि हमें पता है कि उसको वर्किंग कैपिटल के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ था कि ऑल्दो उसका जो कैश फ्लो है वो बेटर है, लेकिन इसके बावजूद उसके साथ प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे लिखा हुआ था कि प्रॉब्लम ये है कि वर्किंग कैपिटल बहुत अच्छा उससे मैनेज नहीं हो रहा और प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत हाई है। तो उस जो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टर लॉरा जब इन्वेस्ट करेगी तो वो बताएगी भी सही कि जो वर्किंग कैपिटल है उसने कैसे मैनेज करना है, क्योंकि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड होती है। और उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि ये वर्किंग कैपिटल को अच्छे तरीके से मैनेज कर लेगी। अब वही IC वाला फार्मूला आप रिपीट करें कि उसका आइडेंटिफाई हमने ये कर लिया कि वो उसको एडवाइस प्रोवाइड करेगी। क्यों प्रोवाइड करेगी हम बताएंगे, क्योंकि उसका स्टेक है बिजनेस के अंदर और वह स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टर है, उसने इन्वेस्टमेंट तो प्रॉफिट के लिए की है। अब उसका इम्पैक्ट क्या निकलेगा कि इसका वर्किंग कैपिटल बहुत अच्छा मैनेज हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंस क्या निकलेगा कि जो इसकी हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कंट्रोल हो जाएगी और ये अपने कंपेटिटर से, जो कि नए कंपेटिटर मार्केट में आ रहे हैं जिनका नाम भी अभी हमने पढ़ा था कोई OS के नाम से, उनसे ज्यादा चीपर कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर सकेगी और फर्स्ट मूवर एडवांटेज मार्केट में ले लेगी। अगर ये सारे सेंटेंस जो मैंने बोले हैं अगर आप इनको ध्यान से सुने तो आपको पता चलेगा कि मैंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई सेंटेंस नहीं बोला, सारे के सारे सेंटेंस जो है वो केस स्टडी से बिलोंग करते हैं। एक एडवांटेज हमने लिखा है, एक डिसएडवांटेज भी हम लिख देते हैं कि वो जो वेंचर कैपिटल आ रही है वो $100,000 इन्वेस्टमेंट तो कर रही है, ये हमने एप्लीकेशन कर ली, लेकिन साथ ही 40% स्टेक यानी 40% प्रॉफिट बिजनेस के अंदर मांग रही है। यहाँ भी IC वाला फार्मूला यूज करेंगे। आइडेंटिफाई हमने किया कि 40% जो है वो स्टेक मांग रही है और कॉज हमने बताया क्योंकि $100,000 की इन्वेस्टमेंट कर रही है। इम्पैक्ट हम बताएंगे उसका कि उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि जो भी प्रॉफिट अर्न करेगी आउट ऑफ बाय सेलिंग इट्स वाइट बोर्ड्स ऑन द इंटरनेट, क्योंकि हमें पता है दो जगहों पे बेचती थी, रिटेलर और इंटरनेट को। तो मैंने ये नहीं कहा कि वो वाइट बोर्ड जब बेचेगी तो उसमें से प्रॉफिट आएगा, मैंने कहा वाइट बोर्ड जब वो सेल करेगी ऑन इंटरनेट और ऑन टू द रिटेलर्स तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि वो ज्यादा जो 40% ऑफ द प्रॉफिट है वो तो लॉरा को पे हो जाएगा। और उसका कॉन्सिक्वेंस फिर हम लिख देंगे, उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि इसकी अपने बिजनेस के ऊपर से जो कंट्रोल है वो ना सिर्फ कम होगा बल्कि इसके जो प्रॉफिट्स हैं, जो इसके डिविडेंड्स हैं जो उसने खुद रिसीव करने हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज काफ़ी है इस सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए। और फिर हम इवेल्युएट करेंगे फाइनली और इवेल्युएशन में हम ये बताएंगे कि
जजमेंट सबसे पहले अपनी दे देंगे कि हमारे ख्याल में वेंचर कैपिटल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। जजमेंट कैन गो इन ईदर वे। फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ कि उसको वेंचर कैपिटल में जाना चाहिए क्योंकि उसको मल्टीपल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा पैसे, $1 लाख, और साथ एडवाइस भी। हो सकता है फातिमा ये कह रही हो कि नहीं, वेंचर कैपिटल में नहीं जाना चाहिए क्योंकि 40% स्टेक बिजनेस का चला जाएगा। तो जो भी जजमेंट आप दें वो ओपिनियन होनी चाहिए आपकी, और उस ओपिनियन के साथ रीजन होना चाहिए। तो 1 नंबर आप एवेल्यूशन का तो यहीं से स्कोर कर लेंगे। उसके बाद आप कहेंगे कि ये जो जजमेंट आपने दी है ये डिपेंड करता है कि इस इन्वेस्टमेंट के बाद क्या वो अपने ऑर्डर्स पूरे कर सकेगी, ऑर्डर्स मीट कर सकेगी जो जो उसको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। और अगर वो कर सकेगी तो गुड सीन, वरना उसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। क्या जो उसके जो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैं वो पूरी हो सकेंगी? अगर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज पूरी हो सकेंगी तो गुड सीन, इसको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेनी चाहिए, वरना नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। और क्या ये जो वेंचर कैपिटल है इसमें लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन क्या है? क्या ये वेंचर कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए आई है? और क्या वो बिजनेस जो है इन द लॉन्गर रन इस वेंचर कैपिटल की वजह से ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है? इफ यस, तो फिर हमें करना चाहिए, वरना नहीं करना चाहिए। ठीक है। आखिर में हम स्टेटमेंट दे सकते हैं कि अगर हम वे अप करें, हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं। ऑर्गेनिक ग्रोथ की ऑप्शन होती है कि हम इंटरनल ग्रोथ करें, और एक वेंचर कैपिटल की ऑप्शन है जो रिलेटिवली एक्सटर्नल ग्रोथ से ज़्यादा रिलेटेड है। तो वे अप करें तो हमें जो है वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फॉर एग्जांपल इनऑर्गेनिक ग्रोथ जो है वो ज़्यादा फिजिबल नज़र आती है, इसलिए उसको वेंचर कैपिटल ले लेना चाहिए। या हो सकता है फातिमा ये कहे कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर वो अपने पर्सनल जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको सीखते हुए और अपनी जो अवेलेबल फाइनेंस है उससे उसको करते हुए ग्रो करेगी, तो लाइकली चांसेस हैं कि वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगी फ्यूचर में। तो ये एक फाइनल आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। ये 12 नंबर का सवाल है। अगर आप गौर करें, जैसे कि फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ये रिलेटिवली सिंपल होता है एज कम्पेयर टू दी P1 वाला जो क्वेश्चन होता है।